नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई जी अग्रणी हैं। आइए पाठ से पहले थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के जमानी गांव में हुआ था। जबलपुर से एमए करने के पश्चात इन्होंने कुछ समय अध्यापन कार्य किया। फिर 1947 के बाद अध्यापन कार्य छोड़ स्वतंत्र रूप से लेखन में लग गए। इन्होंने जबलपुर से हिंदी पत्रिका वसुधा निकाली, जिसके बाद से हिंदी साहित्य जगत में हरिशंकर परसाई जी बहुत प्रसिद्ध हो गए। आइए एक नज़र इनकी रचनाओं कृतियों पर डाल लेते हैं। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़ और शिकायत मुझे भी है। इनके व्यंग्य संग्रह हैं वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर। बच्चों, पाठ प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य की विस्तारण शैली में है। इसमें लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ पर जाता है और लेखक की भाषा बेहद सरल सहज है, लेकिन इनके व्यंग्य बहुत तीखे हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि व्यंग्य क्या होता है। व्यंग्य जब साहित्यकार समाज में व्याप्त बुराइयों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह पाता तो वह व्यंग्य का सहारा लेता है। उसमें सीधे सीधे जो कहा जाता है वही उसका अर्थ नहीं होता, बल्कि इशारा तो किसी दूसरी बात की ओर होता है जिसे समझदार व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है। व्यंग्य कड़वा सच होता है, इसीलिए व्यंग्य लेखन में हास्य या विनोद का सहारा लिया जाता है ताकि उसे रोचकता प्रदान की जा सके। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने के लिए अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी रही होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है।
क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते? समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिसे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह?
क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। कैसे फट गया यह? मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वाले के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूम कर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी जूती का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूं। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, अंगुली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं। कैसा लगा ये निबंध? बाकी विधाओं से थोड़ा भिन्न था ना? बच्चों, आप भी कहानी, कविता, नाटक और व्यंग्य आदि विधाओं की विशेष शैली अपनाकर पढ़ने का अभ्यास करना। इस निबंध में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक महान साहित्यकार अभावग्रस्त जीवन यानी गरीबी में भी हीनता नहीं बल्कि जीवन की सहजता और आत्मविश्वास के साथ उसे जीता है। वह हताश या निराश नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाली रुकावटों को ठोकर मारता हुआ संघर्ष करता है, उनसे समझौता नहीं करता। हमने पढ़ा कि प्रेमचंद जी की रचनाओं के पात्र होरी, हल्कू, माधो
सुजान भगत के नाम आए हैं। ये पात्र वो हैं जो संघर्षों से जूझे हैं। पाठ में टोपी गुणी व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक है, जबकि जूते रुपया, ताकत और दिखावे के रूप में व्यक्त हुए हैं। पाठ के अभ्यासों की ओर बढ़ने से पूर्व बच्चों, मैं एक बात और साझा करना चाहती हूँ कि अंग्रेज़ी साहित्य जगत में जो नाम शेक्सपियर का है, याद रखना वही नाम, वही प्रसिद्धि हमारे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी की है। आइए पाठ के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। पहला अभ्यास है लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखक ने साहित्यिक पुरखे किसे कहा है? इसका उत्तर है लेखक ने मुंशी प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखे यानी पूर्वज कहा है। दूसरा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं? इसका उत्तर है बच्चों, यहाँ जूता धन और ताकत का प्रतीक है और टोपी गुण और सम्मान का। गुणी लोगों को सदा से ही धनी के आगे झुकना पड़ा है, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है। तीसरा प्रश्न, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं का क्या अर्थ है? पर्दा मतलब दिखावा। हम अपनी गरीबी छुपाते हैं, उधार लेकर भी अमीरी का दिखावा करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। चौथा प्रश्न, प्रेमचंद जी के लिए नेम धर्म क्या था? उत्तर है अपने नैतिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना, लेकिन किसी भी पाखंड या बुराई से समझौता ना करना, यही उनका नेम धर्म था। पांचवा प्रश्न, टीले को बरकाकर बाजू से निकलने का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका अभिप्राय है संघर्षों, समस्याओं या कुरीतियों को अनदेखा कर उनसे समझौता कर लेना या गलत रास्ता अपना लेना। अब बच्चों, पाठ में आए कुछ मुहावरे कर लेते हैं। पहला है न्योछावर होना। इसका वाक्य है, सीमा पर देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने हेतु हमारे जवान सदा तत्पर रहते हैं। अब इसी मुहावरे से आप एक भिन्न नया वाक्य बनाइए। दूसरा, ठाठ से रहना। वाक्य है, शोषक वर्ग युगों युगों से गरीबों का शोषण कर ठाठ से रहता आया है। अब इसका भी आप एक नया वाक्य बनाइए। अगला है चक्कर काटना। वाक्य है, न्याय पाने के लिए बेचारा रामलाल पिछले 20 वर्ष से चक्कर काट रहा है। आप भी इसका एक नया वाक्य बनाएंगे। ठोकर मारना। लड़कियां पुरानी सोच और बेड़ियों को ठोकर मारकर आगे बढ़ रही हैं। आप भी इसका एक नया वाक्य बनाइए। अंतिम है भरा भरा। वाक्य है, घनी मूंछों से प्रेमचंद जी का चेहरा भरा भरा लग रहा था। अब आप इसका कोई अन्य वाक्य बनाइएगा। चलते हैं नए अभ्यास की ओर। आपको जो स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई देंगे, आप अपनी समझ से इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, आजकल दिखावे की संस्कृति अपने पूरे जोर पर है। लोग विभिन्न उपलक्ष्यों पर दिखावे के नाम पर अपने जीवन की सारी पूंजी तक लगा देते हैं। ऐसी बुराइयों पर रोक लगाने हेतु आपके पास क्या सुझाव हैं? ज़रा मनन कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, क्या पोशाक
सच में हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का परिचायक होती है? अपने विचारानुसार उत्तर दें। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, विद्यालयों में गणवेश यानी यूनिफॉर्म लगाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? सोच कर लिखिएगा। अब एक अंतिम अभ्यास देख लेते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व। महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व स्वयं में इतना प्रभावशाली रहा है कि उन्हें दिखावे के लिए सूट बूट की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। केवल एक धोती में ही संपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया। आज के युग में देखें तो पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का नाम लिया जा सकता है, जिनके पास अपने बाल तक कटवाने का समय नहीं था। वे भारत के राष्ट्रपति रहे और मिसाइल मैन के नाम से भी जाने गए। आप भी ऐसी कुछ अन्य महान विभूतियों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। वह शब्दों से उनका पूरा विवरण लिखते हुए एक शब्द चित्र तैयार कीजिए। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप मुंशी प्रेमचंद और हरिशंकर प्रसाई जी की कुछ अन्य रचनाएं भी अवश्य पढ़ेंगे। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।